Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today I will start a brand new chapter of your social science book. ठीक है, मैंने क्या किया, पहले जो कल्चरल हेरिटेज वाला चैप्टर है उसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और जो 2 पार्ट आएगा वो अपकमिंग डेज में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर के बारे में जिसका नाम है, देख सकते हो आप, इसका नाम है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम. ये जो चैप्टर है वो माइंड मैप के थ्रू आने वाला है. ठीक है, और ये जो चैप्टर है हार्डली 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, नाम पे लिखा हुआ है फ्रीडम मूवमेंट. आप सबको पता है कि इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके अंडर स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, किसके लिए स्टार्ट हुआ था, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया है. ठीक है, तो आज जो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में क्या लिखा गया है कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट चला था उस टाइम में, उस पे आसाम का क्या इंपैक्ट था, आसाम में उस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान क्या इंपैक्ट हुआ था आसाम में. ठीक है, वो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ एसामीज नेशनलिज्म. ठीक है, आप सबको पता है क्लास 9 सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एंग्लो बुर्मीज वार हुआ था इंडिया पे. एंग्लो बुर्मीज वार, एंग्लो मतलब इंग्लिश, बर्मीज मतलब बर्मा, जो आज के टाइम पे म्यांमार से ही पता चलता है, म्यांमार. ठीक है, तो इन दोनों का वार हुआ था, आप सबको पता है 1825 में हुआ था. ठीक है, तो इस फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार के बाद एक ट्रीटी भी साइन हुआ था दोनों के बीच में. वो कौन सा था? यानडाबू ट्रीटी था. कब साइन हुआ था? 24 फरवरी 1826 को साइन हुआ था. ठीक है, रिजल्टेड इन द पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ असम बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो, आसाम को जब बर्मा ने अटैक किया था, बर्मा के किंग ने, जैसे आप मान लो बदोपाया था उस टाइम में, बर्मा के जो किंग था, तो उन लोगों ने आसाम में आके बहुत ज्यादा डिवास्टेशन किया. ठीक है, तो उस टाइम पे जो आसाम के लोग रहते थे उन लोगों ने सोचा कि हम अगर इंग्लिश को एक मौका दे तो हमें इस बर्मा के जो टॉर्चर है उससे हमें छुटकारा दे सकते हैं. तो उन लोगों ने क्या किया, पहले इंग्लिश को सपोर्ट करता था. ठीक है, कि ये लोग हमें बर्मा से सेव करेंगे, बर्मा के जो सोल्जर्स थे या फिर किंग थे उससे हेल्प करेंगे. तो इसके बाद क्या हुआ, एंग्लो बुर्मीज वार हुआ. ठीक है, और उस वार के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ और ट्रीटी में क्या लिखा गया, जो आसाम है वो किसके अंडर आएगा, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आएगा. ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रिजल्टेड इन द पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ असम बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम को अपने अंडर ले लिया यानडाबू ट्रीटी के बाद. ठीक है, आफ्टर द सेपॉय म्यूटिनी इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन द बेसिस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1858. देखो, जो इंडिया था 1858 तक इंडिया पे रूल करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर. ठीक है, लेकिन 1858 के बाद जो ब्रिटिश की जो क्राउन थी, जो क्वीन थी, उन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको, जो इंडिया का भार संभाला हुआ था, उनसे हटाकर वो अपने अंडर ले लिया इंडिया को. ठीक है, तो दैट मीन्स 1858 के बाद पूरा इंडिया क्वीन एलिजाबेथ के अंडर चला गया. ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1826 टू 1858 इज नोन एज द कंपनी राज इन असम. 1826 से लेकर 1858 तक ये जो टाइम था, ये इस टाइम पे जो पूरा असम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता था और 1858 के बाद क्वीन ने अपने हाथों पे ले लिया. ठीक है, by the end of 19th century voice of dissent against colonial dominance began to stir the people of Assam. देखो, पहले असम पे जो लोग रहते थे वो, उन लोगों के ऊपर बर्मा के जो किंग थे या फिर सोल्जर थे उन्होंने बहुत टॉर्चर किया. इसलिए उन्होंने सोचा कि इंग्लिश आएगा तो कुछ उनका भला ही होगा.
ठीक है, पहले इंग्लिश को सपोर्ट करता था, लेकिन इंग्लिश आने के बाद क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद उन लोगों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, लोगों के जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होते रहा। इसलिए क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये जो असम के लोग थे, तो उन लोगों ने भी ब्रिटिश को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे असम के पीपल के फेवर में नहीं थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उनका खराब होने लगा, उसके बाद बहुत ग्रेजिंग टैक्स लगाने लगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली द वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फाउंड एक्सप्रेशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मान लो कि आपको गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है, आपको गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो फॉर्मली लेटर लिखोगे, उसके बाद अगर वो काम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना के प्रोटेस्ट करने लगोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक ऐसा ही उस टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे जब असम के लोगों ने सोचा कि ब्रिटिश हमारा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा टैक्स लगा रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के ब्रिटिश के अगेंस्ट में उनका जो मुद्दा था वो प्रोटेस्ट करने लगा। तो इसकी वजह से बहुत सारा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस स्टैब्लिश्ड हो उस टाइम में। ठीक है, तो हम अब एक एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले आता है অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। ठीक है, ये एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मुद्दा था ब्रिटिश से जो हमारा प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखते हैं अब। By the middle of 19th century, Assam witnessed the growth of newly emerged educated Assamese middle class। देखो, ब्रिटिश आने के बाद क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाने लगा। तो जो असम के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, ये जो एजुकेशन, ठीक है, ब्रिटिश ने जो लाया, ये सीख के थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो गया और जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ बोलने लगा, जैसे हमारी ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द न्यू मिडिल क्लास मेड एफर्ट टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। इसके वजह से क्या हुआ, जो लोग एजुकेटेड हो गए वो लोग ने क्या किया, एक गोट होना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ द अर्लीस्ट एसोसिएशंस वाज द ज्ञान प्रदायिनी सभा इनिशिएटेड बाय आनंदराम ढेकियाल फुकन एंड गुणाभिराम बरुआ इन 1857। सबसे पहले जो अर्लीस्ट एसोसिएशंस है ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया, तो कौन सा था, ज्ञान प्रदायिनी सभा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्ञान प्रदायिनी सभा। ठीक है, किसने स्टार्ट किया, आनंदराम ढेकियाल फुकन एंड गुणाभिराम बरुआ इन 1857। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आनंदराम ढेकियाल फुकन strongly opposed the introduction of Bengali language in school, offices and court in place of Assamese in 1836। 1836 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा रूल लाया कि आसाम के जितने भी स्कूल है, क्योंकि आसाम तब बंगाल के ही पार्ट था। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी आसाम में स्कूल होगा, ऑफिसेस होगा, उनमें बंगाली लैंग्वेज का चालू कर दिया उन्होंने। लेकिन आनंदराम ढेकियाल फुकन जो है उन्होंने क्या किया, इसको स्ट्रांगली अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द फर्स्ट नोन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कलकत्ता वाज द एसामीज लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, उस टाइम पे कलकत्ता पे आसाम के कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए थे, तो उस टाइम में उन्होंने देखा कि आसाम के ये जो मुद्दा है उनको एक ऑर्गेनाइज वे में ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता पे एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम था एसामीज लिटरेरी सोसाइटी। यह नाम याद रखना। कब स्टार्ट किया, 1872 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवीचरण बरुआ एंड गंगा गोविंद फुकन। ये दो नाम याद रखना। कलकत्ता पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था एसामीज लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, with the growing attack on Assamese language in the Bengali press, the Assam student in Calcutta felt the need to organize an association to enrich the Assamese language and literature। ठीक है, कलकत्ता में जो लोग आसाम से पढ़ने गए थे, आसाम के स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के जो लैंग्वेज है उस टाइम पे बंगाल पे उन पे अटैक हुआ था। ठीक है, मतलब
जो एसामीज लैंग्वेज है उसको डिमिनिश करने के लिए कुछ लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, तब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उन लोगों के बीच में, और ये जो असम के लैंग्वेज है, एसामीज लैंग्वेज और जो एसामीज लिटरेचर है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था অসমীয়া भाषा उन्नति साधिनी सभा। कब स्टार्ट किया था? 1888 पे, ठीक है, 1888 में स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे नाम से आप पता चलता है অসমীয়া भाषा मतलब एसामीज लैंग्वेज, उन्नति साधिनी सभा मतलब इसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, असम के जो लिटरेचर है, असम के जो लैंग्वेज है उसको, ठीक है। It was due to the initiative of অসমীয়া भाषा उन्नति साधिनी सभा, the government undertook the publication of हेमचंद्र बरुआ's इनग्नम ऑपस हेमकोश, ठीक है। ये जो অসমীয়া भाषा उन्नति साधिनी सभा जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी वजह से जो हेमचंद्र बरुआ का हेमकोश था वो पब्लिश हो सका। ये इंपॉर्टेंट है, हेमकोश किसने लिखा था? हेमचंद्र बरुआ ने लिखा था, ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ অসমীয়া भाषा उन्नति साधिनी सभा वाज द पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल जोनाकी, याद रखना नाम। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है অসমীয়া भाषा उन्नति साधिनी सभा के? उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था जोनाकी, व्हिच अशर्ड इन ए न्यू एरा इन द एसामीज लिटरेचर, ठीक है। ये जो जोनाकी है, इन्होंने क्या किया, एक एसामीज लिटरेचर को अपलिफ्ट करने के लिए एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जोनाकी एज। जोनाकी एज मैंने जस्ट बोला, एक जो जर्नल आया था उन लोगों ने जोनाकी बोल के, ठीक है। ये जर्नल लाने के बाद एसामीज लिटरेचर और कल्चर पे एक बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ था। वो जो एरा था उसको बोलते हैं जोनाकी एज, ठीक है। चंद्रकुमार अगरवाला वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोनाकी का सबसे पहला जो एडिटर था कौन था? चंद्रकुमार अगरवाला, ठीक है। वन ऑफ द रिकरेंट थीम ऑफ जोनाकी वाज द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ असम आफ्टर ब्रिटिश एनेक्सेशन एंड अबाउट रीजनरेटिंग इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस। उस टाइम पे जोनाकी जो जर्नल लाया था उन्होंने, उसका एक इंपॉर्टेंट थीम था, देखो ब्रिटिश जब आया था तो उसको ब्रिटिश आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड से कुछ सामान इंपोर्ट किया, और उस सामान इंपोर्ट करने के बाद असम का जो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गया तो वो डिक्लाइन में चला गया, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था जो असम का इंडिजिनियस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसको जो डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखना जर्नल पे। उसके बाद देखते हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ's मोरदेक, অসম संगीत, बीन बरागी एक्सेट्रा एंड द राइटिंग्स ऑफ अंबिकागिरी राय चौधरी यूज टू पॉपुलराइज द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट। ये जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था, जैसे मोरदेक, অসম संगीत एंड बीन बरागी, ये जो लिखा था इन्होंने, राइटिंग्स लिखा था, तो इससे क्या होता था, जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है एसामीज लोगों के बीच में, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक सेंटिमेंट है कि हमारे यहाँ पे आके हम पे रूल कर रहा है, ठीक है, ये सेंटिमेंट को पॉपुलराइज करने के लिए ये जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था एंड अंबिकागिरी रायचौधरी ने भी लिखा था, ठीक है। जोनाकी वाज सक्सेसफुल इन रीजनरेटिंग कल्चरल एंड सोशल कॉन्शियसनेस इन असम। तो जोनाकी एक तरफ से सक्सेसफुल था क्योंकि ये जो जोनाकी है असम के लोगों के बीच में एक जो असमीज लिटरेचर, असमीज कल्चर को लेके एक सेंटिमेंट पैदा करना था, वो सक्सेसफुल रहा पैदा करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है असम छात्र सम्मेलन, ठीक है, ये एक सेम सोशियो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब देखो its first session was held on 25th December 1916 at Guwahati under the presidency of Lakshminath Bezbarua। इसका जो पहला सेशन था, पहला मीटिंग था, वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1916 में, और इसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। द फाउंडर सेक्रेटरी वाज चंद्रनाथ शर्मा। द चीफ उसका जो फाउंडर सेक्रेटरी था असम छात्र सम्मेलन के, वो कौन सा था? चंद्रनाथ शर्मा था, ठीक है। The chief objectives of the Sanmelan was to enrich the mother tongue by contributing towards its development and preservation। जो असम के मदर टंग है, असमीज लैंग्वेज, उसको प्रिजर्व करना और इसके डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव लेना था, तो इसका असम छात्र सम्मेलन का ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है।
प्रोमिनेंट, देखो आसाम छात्र सम्मेलन में कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स ज्वाइन किए थे, उसके नाम आप देखेंगे। लक्ष्मीनाथ बेजबरो हो गया, पद्मनाथ गोहाईबरो हो गया, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय हो गया एंड कृष्णकांत हंडिकोय हो गया। ये कुछ लीडर्स थे जो आसाम छात्र सम्मेलन में ज्वाइन किए थे तब। द माउथ पीस ऑफ आसाम छात्र सम्मेलन वाज मिलान। एक्चुअली माउथपीस क्या है, उनका कुछ ग्रेट वर्क या फिर राइटिंग हो गया, तो उनमें जो उन्होंने मिलान को पब्लिश किया था उन पे ये लिखा हुआ था असमीज जो कल्चर है, असमीज जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था आसाम छात्र सम्मेलन के, ये मिलान, इसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रायोट हवा, ठीक है, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा क्लास 9 पे। इसका मतलब क्या है, उस टाइम में जब ब्रिटिश एरा चल रहा था आसाम में, तो ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, आसाम के जो पीजेंट्स है, किसान है, उन पे ज्यादातर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और टैक्स का अमाउंट जो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसलिए क्या किया, जितने भी किसान है आसाम में, वो लोगों ने खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जो इनके अगेंस्ट में जो इंक्रीज टैक्स हो रहा है तो उनको वो टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने के लिए बोल रहा था। तो ये जो रायट सभा है एक्चुअली ये पीजेंट का है, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। By the end of 19th century, Tezpur Riot Sabha in Dorong district and Nagaon Riot Sabha in Nagaon district were established to resolve the problem faced by the peasant. आसाम के जितने भी फार्मर है वो जो इशू फेस कर रहे थे उनको एड्रेस करने के लिए ये रायट सभा का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। The Riot Sabha raised his voice against the newly introduced and settlement in Assam by the colonial state. It demanded for the abolition of grazing tax. देखो उस टाइम में जो भी फार्मर था उनका कुछ कैटल होगा, वो कैटल जिस लैंड पे ग्रेजिंग करते हैं उस लैंड पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश लोगों ने। तो ये जो ग्रेजिंग टैक्स था उसको एबोलिश करने के लिए ये रायट सभा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था। रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स, जो भी लैंड का टैक्स था उस टाइम में उसको रिड्यूस करने के लिए बोला। एंड टू बैन द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, और जो ईस्ट बंगाल से पीजेंट असम में माइग्रेट किया था तो उस टाइम में उसको बैन करने के लिए ये जो रायट सभा थे ब्रिटिश को रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। टू डायरेक्ट ऑल द रायट सभास टुवर्ड ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव, ए सेंट्रल कमिटी द ऑल असम रायट सभा वाज फॉर्म्ड। देखो हर जगह पे एक एक रायट सभा ऑर्गेनाइज किया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस जितने भी रायट सभा है इनको मिला के एक असम के लिए एक ऑल असम रायट सभा का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे रायट सभा थे ये इन पे मार्च हो गया था। एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड नियर, एक सेकेंड ये थोड़ा तिलिकियम in Jorhat on 8 April 1933 under the presidency of कांग्रेस लीडर नवीन चंद्र बरदोलाई। इसका जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट मीटिंग था, कहां पे हुआ था, जोरहाट पे हुआ था। कब हुआ था, 1933 में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, नवीन चंद्र बरदोलाई। In the second session held at Dergaon, around 3000 peasants were present। और इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था देरगांव में, ऑलमोस्ट 3000 peasant यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द नेक्स्ट वन इज अहोम सभा, ठीक है। द अहोम सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1893 बाई पद्मनाथ गोहाईबरुआ। ये जो अहोम सभा था ये सेम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1893 पे हुआ था। और किसने किया था, पद्मनाथ गोहाईबरुआ ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। The first session of the सभा was held at शिवसागर in 1893। इसका जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहां पे हुआ था, शिवसागर में हुआ था 1893 में। One of the first activities of the body was an anti-opium campaign, ठीक है। इसका जो स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स था या फिर एक्टिविटीज था वो कौन सा था, एंटी ओपियम कैंपेन। उस टाइम में ओपियम एक तरह के ड्रग्स है, ठीक है। तो उस टाइम में ओपियम को बैन करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था, किसके द्वारा, अहोम सभा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द चीफ एम ऑफ द सभा वाज टू डिमांड फॉर प्रिविलेज ऑफ अहोम इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो अहोम सभा था उसका मेन एम क्या था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे आसाम में,
तो उसमें जो अहोम लोग थे उनका प्रिविलेज इंक्रीज करना ही ये मेन एम था उनका। एंड टू रिवाइव देयर ट्रेडिशनल रिलीजन, लैंग्वेज एंड सोशल कस्टम्स। ठीक है, मैंने एक चीज तुमको पहले ही बोला था कि असम में जब बाहर से कोई लोग आएगा तो क्या होगा, कल्चरल एसिमिलेशन होगा, कल्चर का मिक्स हो गया होगा। तो इसके वजह से जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज था वो डिसअपियर होने लगा था। तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, फिर कस्टम हो गया, इनको रिवाइव करने के लिए ये अहोम सभा का फॉर्मेशन हुआ था। thereby re-establishing the cultural identity of the अहोम का जो कल्चरल एक खुद का आइडेंटिटी है उसको रीसरफेस करने के लिए ये अहोम सभा का फॉर्मेशन हुआ था और इसका मेन एम भी था। इन 1910 द सभा वाज रिनेम्ड एट द अहोम एसोसिएशन। 1910 में इसका नेम ही चेंज हो गया, इसका नाम क्या था तब, अहोम एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। द नेक्स्ट वन इज असम एसोसिएशन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ असम एसोसिएशन इन 1903 बाय मानिक चंद्र बरुआ। असम एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था, मानिक चंद्र बरुआ ने। कब किया था, 1903 में। ठीक है, इन 1905 द फर्स्ट सेशन ऑफ द एसोसिएशन वाज हेल्ड इन डिब्रूगढ़। पहला जो मीटिंग हुआ था असम एसोसिएशन का कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और कहां पे हुआ था, डिब्रूगढ़ पे हुआ था। इन दिस सेशन इट फॉर्मली इलेक्ट राजा प्रभात चंद्र बरुआ एज इट्स प्रेसिडेंट। ये याद रखना, इसका प्रेसिडेंट कौन था, राजा प्रभात चंद्र बरुआ। जगन्नाथ बरुआ एज वाइस प्रेसिडेंट, इनका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, जगन्नाथ बरुआ। एंड मानिक चंद्र बरुआ एज द जनरल सेक्रेटरी। ये तीन नाम याद रखना, असम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी कौन कौन था। ठीक है, सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय एसोसिएशन। देखो इन्होंने क्या किया, मैंने पहले ही बोला था, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे क्या करेंगे, कुछ इश्यूज को ब्रिटिश के सामने एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या इश्यूज फेस किया था, डिमांडेड डिमोक्रेटाइजेशन ऑफ द लोकल बॉडीज। जितने भी लोकल बॉडीज थे तब आसाम में, पंचायत हो गया, ठीक है, उनको डेमोक्रेटाइज करने के लिए बोला। मतलब उनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, जैसे इलेक्शन हो गया, उनको डेमोक्रेटिकली सिलेक्ट करने के लिए बोला। ठीक है, ऑपोज द एनहांसमेंट ऑफ टैक्सेस। ब्रिटिश ने जो टैक्सेस इंक्रीज किया उसको अपोज किया उन्होंने। एंड कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन में उन लोगों का कुछ इश्यू था तो उनको डेवलप करने के लिए ब्रिटिश के पास रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मेजर इश्यूज अंडरटेकन बाय द एसोसिएशन वाज टू अपोज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ असम इनटू सिंगल प्रोविंस नेम्ड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। देखो 1905 में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने बंगाल को पार्टीशन किया था, दो हिस्सों में भाग किया था। कौन कौन सा था, एक था वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, और एक था ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिश ने क्या किया, असम को ईस्टर्न बंगाल के साथ ऐड कर दिया। तो ये जो ऐड किया था उन्होंने, तो असम एसोसिएशन ने इस एडिशन का अपोज किया था। ठीक है, another major demand put forward by the association in 1920 was demand for the establishment of a university in Assam। तो उन्होंने ब्रिटिश के पास रिक्वेस्ट किया था कि 1920 में एक असम में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, in 1916 the association sent delegates to the Indian National Congress and thus established a formal relationship with Congress। देखो उस टाइम में आपको सबको पता है कि असम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था। तो ये असम एसोसिएशन ने क्या उनके कुछ मेंबर्स इंडियन कांग्रेस में भेजे। ठीक है, क्योंकि उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। लेटर मार्जेस विद द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का असम पे एक भाग था, हिस्सा था, और असम के जो हिस्सा था उसका नाम था असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। जैसे आप सबको पता है, जैसे कोई भी एक नेशनल पार्टी हो गया, नेशनल पार्टी का हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिवीजन रहेगा। तो असम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवीजन था वो कौन सा था, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। तो उनके साथ ये असम एसोसिएशन का मर्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। The next one is जोरहाट सार्वजनिक सभा।
ठीक है, ये भी एक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन था, सोशियो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन था। द जोरहट सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन 1884। याद रखना 1884 में जोरहट सार्वजनिक सभा का स्टैब्लिश या फॉर्मेशन हुआ था बाय जगन्नाथ बरुआ। किसने किया था? जगन्नाथ बरुआ ने किया था, याद रखना। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द सभा वॉज राजा नरनारायण सिम्हा एंड जगन्नाथ बरुआ बिकम द सेक्रेटरी। इसका जो फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था? राजा नरनारायण सिम्हा, एंड जो सेक्रेटरी कौन था? जगन्नाथ बरुआ था। ठीक है, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोरहट सार्वजनिक सभा वेर टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। ये जो जोरहट सार्वजनिक सभा का फॉर्मेशन हुआ था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट है उनके पास लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोगों को क्या चाहिए, तो वो एड्रेस करने के लिए ये फॉर्मेशन हुआ था। टू एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल। इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज लाए थे उनको लोगों के पास जाके समझाना कि गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होता है। टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द पीपल। आसाम के जो लोगों का कंडीशन है उसको बेटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कुछ रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा था जोरहट सार्वजनिक सभा ने। द सभा वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जो ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया था, तो इसका अपोज किया था जोरहट सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, द सभा बिकम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ जगन्नाथ बरुआ एंड सर्वाइव्ड अप टू 1921। तो जगन्नाथ बरुआ इसका सेक्रेटरी था, तो उनके डेथ होने के बाद ये जो सभा था उसका जो मतलब थोड़ा वीक होने लगा। ठीक है, उस टाइम में इतना एक्टिव नहीं था जगन्नाथ बरुआ के डेथ होने के बाद। अब लास्ट ये है आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ये देखते हैं अब। ठीक है, आई थिंक ये माइंड में था, तुमको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो, द लास्ट वन इज द आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। मैंने पहले ही बोला था, जैसे कोई भी एक नेशनल पार्टी हो गया, जैसे कांग्रेस मान लो, कांग्रेस पार्टी का हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में अलग अलग डिवीजन रहेगा। तो आसाम डिवीजन के लिए नाम था आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ठीक है, अब देखते हैं। The Assam Association had already actively participating in the national politics under the leadership of the Congress. मैंने जस्ट थोड़ा पहले बोला था, जो आसाम एसोसिएशन था वो कांग्रेस के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्मेशन करने के लिए उनका जो डेलीगेट्स था उनको भेजा था। ठीक है, तो जो आसाम एसोसिएशन था वो कांग्रेस के अंडर ही काम करता था। Many of its leaders felt that the association should identify itself with the aims and ideals of the Congress. आसाम एसोसिएशन का जो लीडर्स था उन्होंने सोचा कि हम कांग्रेस के साथ ज्वाइन करके दोनों मिलके आसाम के जो उस टाइम के सिचुएशन थे उनको सुधारने के लिए ब्रिटिश के पास रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, द आसाम एसोसिएशन डिसाइडेड टू मर्ज इटसेल्फ इन द न्यूली फॉर्म्ड आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। उसके बाद क्या हुआ, आसाम कांग्रेस ने जाके आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, कब हुआ? 1921 में हो गया। Which was affiliated to the Indian National Congress। ये भी बोला मैंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक डिवीजन था आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ठीक है, Under the initiative of Assam Provincial Congress Committee, Gandhi was invited to Assam in 1921। याद रखना, गांधी जी कब आए थे आसाम पे? 1921 में आए थे। ठीक है, टू प्रोपागेट द मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया था? पूरे इंडिया पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट किया था। तो उनका जो मैसेज था आसाम में प्रोपागेट करने के लिए वो 1921 में आसाम में आए थे। एट पांडु इन 1926 द 41st ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन वाज होस्टेड बाय आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उन लोगों का हर साल सेशंस होता था, मीटिंग होता था। ठीक है, तो 1926 में मीटिंग जो था वो आसाम में हुआ था। कहां पे? पांडु पे हुआ था, और ये 41st था। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज विष्णुराम मेधी। यह नाम याद रखना, जो ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन था? आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के विष्णुराम मेधी था। Who was elected in 1930? 1930 में उनका इलेक्शन हुआ था फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर, और वो 9 साल के लिए क्या था? आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था। द कांग्रेस पार्टी कुड फाइनली सिक्योर ए मेजर विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1946। उसके बाद क्या हुआ? 1946 में
इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और आसाम में जो इलेक्शन था वो किसने जीता था? आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने जीता था। एंड लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई बिकम द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ आसाम प्रोविंस। प्रीमियर मतलब क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बना था उनका हेड, ठीक है। और आसाम प्रोविंस के लिए फर्स्ट प्रीमियर कौन बना था? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। In 1946, when the cabinet mission proposed to integrate Assam and Northeast into the Group C with the East Bengal, the Congress Party under Bordoloi strongly protested against the proposal. 1946 में कैबिनेट मिशन आया था इंडिया पे, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि आसाम जो है ईस्ट बंगाल के साथ मर्ज किया जाए, या फिर ईस्ट बंगाल मतलब आज के दिन पे बांग्लादेश, आसाम और बांग्लादेश को मर्ज किया जाए। लेकिन ये जो बोरदोलई था, बोरदोलई मिनिस्ट्री था, इन्होंने इसे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और अपोज भी किया। अल्टीमेटली आसाम वाज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप सी फॉर द मूवमेंट लीड बाय बोरदोलई। और जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई है, इनकी वजह से आज आसाम बांग्लादेश से सेपरेट है, ठीक है, सपोर्टेड बाय गांधी, और इनको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये है पूरा माइंड मैप्स इसका, और 50% ऑफ द चैप्टर इज डन, ठीक है। और एक 50% बाकी है, इसके लिए दूसरा वीडियो आएगा बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। थैंक यू, सी यू अगेन।